फ्यूचर कैश देश की अर्थव्यवस्था को बदलने वाली एक नई और पूरी तरह से तार्किक इकोनॉमिक थ्योरी है। इसके पूरे गणित को बहुत ध्यान से अंत तक समझिए। अगर आप आज भी ये मानते हैं कि किसी देश को सिर्फ टैक्स पेयर्स के पैसे और बैंक लोन से ही चलाया जा सकता है, तो अगले 10 मिनट आपकी इस बुनियादी आर्थिक सोच को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। लोन, सब्सिडी और फ्रीबीज। पिछले 70 सालों से हर विकासशील देश गरीबी से लड़ने के लिए सिर्फ इन्हीं 3 हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन नतीजा क्या निकला? जनता कर्ज के जाल में फंसती गई और देश का खजाना लगातार खाली होता गया, क्योंकि ट्रेडिशनल लोन आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता और मुफ्त की रेवड़ियां कभी भी इकोनॉमी को प्रोडक्टिव नहीं बना सकती। तो फिर समाधान क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जो बिना देश पर वित्तीय बोझ डाले हर एक नागरिक को घर और सस्टेनेबल रोजगार की गारंटी दे सके? एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार द्वारा निवेश किया गया पैसा डूबे नहीं, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरह बार बार रोटेट होकर वापस आए। रीडिफाइंड इकोनॉमिक्स के इस तीसरे अध्याय में हम पर्दा उठा रहे हैं एक बिल्कुल नए वित्तीय आविष्कार से, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर कैश। अब ध्यान से समझिए कि यह काम कैसे करता है। फ्यूचर कैश कोई हार्ड कैश या नोट नहीं है जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। यह एक इमेजिनरी और एंटिसिपेटरी सम है जिसे सरकार आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के आधार पर असेस करती है। अंडरस्कोरिंग दिस असेसमेंट, सरकार आपको किसी स्ट्रेटेजिक एरिया में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी या वर्किंग फैसिलिटी अलॉट करती है। यानी सरकार आपके ऊपर एक क्रेडिट जनरेट कर रही है जो सीधे देश के स्ट्रेटेजिक कैपिटल एक्सपेंडिचर से लिंक्ड है। सबसे दिलचस्प बात, नागरिक को यह चुनने का अधिकार नहीं होता कि उसे एसेट में क्या मिलेगा। यह नेशन तय करता है कि उस नागरिक की कैपेबिलिटी के हिसाब से कौन सा एसेट उसकी बुनियादी जरूरत को पूरा करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि सरकार सिर्फ कंक्रीट के मकान बनाएगी। यह एसेट एक मॉडल रेसिडेंशियल घर हो सकता है जो इंदिरा आवास योजना का एक कहीं ज्यादा एडवांस और गरिमापूर्ण रूप हो, या फिर एक उपजाऊ एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है। अगर आपकी क्षमता बिजनेस में है तो सरकार आपको एक बनी बनाई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या कमर्शियल मार्केट में एक रिटेल शॉप अलॉट कर सकती है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स पूरी आपकी होंगी, लेकिन रास्ता और एसेट नेशन चुनेगा। यानी सरकार किसी भी एसेट को हवा में नहीं चुनेगी। इसके पीछे 3 वे सिलेक्शन क्राइटेरिया काम करेगा। दूसरा, वो देश के लिए जीडीपी जनरेट करे और डेवलपमेंटल मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करे। और तीसरा, वो एसेट उसी स्ट्रेटेजिक एरिया में स्थित हो जिसे नेशन ने चुना है। जब ये तीनों क्राइटेरिया मिलते हैं तो ये इंडिविजुअल और पूरे नेशन के लिए एक परफेक्टली प्लान्ड एक्सपेंडिचर बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह पूरा इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से ऑप्शनल और वॉलंटरी है। सरकार किसी भी ट्राई थोपा गया कोई अनिवार्य आदेश नहीं, बल्कि नेशन की तरफ से एक प्योर ओपन ऑफर है। साइन कर लेते हैं। किसी जंगल में बिना सड़क, स्कूल या बिजली के 2 कमरों का घर देना सिर्फ एक सरकारी औपचारिकता है, इलाज नहीं। हम सब सहमत हैं, इसे साइन करते हैं। हाँ बिल्कुल। इलाज तब होता है जब एक नागरिक अपनी मर्जी से एक अर्बन एसेट चुनता है, और उसकी कॉस्ट भी सरकार तभी रिकवर करती है जब वो नागरिक किसी सरकारी नौकरी, हाई पेड प्राइवेट जॉब या बड़े टर्नओवर वाले बिजनेस के काबिल बन जाता है। यह मॉडल दिखने में एक लोन जैसा लग सकता है, लेकिन इसे ट्रेडिशनल लोन की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि इस अमाउंट की रिकवरी सीधे तौर पर उस नागरिक की एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग पोजीशन से बंधी होती है। अगर नागरिक अपनी पूरी क्षमता के बावजूद कमाने में असमर्थ रहता है तो वो फैसिलिटी उसके लिए एक गिफ्ट की तरह काम करती है। सरकार उस पर कोई जबरदस्ती नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही उसकी इनकम एक निश्चित थ्रेशोल्ड को पार करती है, एसेट की कॉस्ट धीरे धीरे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में सरकारी खजाने में वापस रिफंड होने लगती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस की भाषा में कहें तो यह बिल्कुल एक कन्वर्टेबल वेंचर कैपिटल की तरह है, जहां पैसा इंसान के वर्तमान कोलैटरल पर नहीं बल्कि उसके फ्यूचर पोटेंशियल पर लगाया जाता है। बहुत दिलचस्प पॉइंट। हाँ, इसे हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी में इंटीग्रेट करना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो फ्यूचर कैश कोई एक तय नियम नहीं है। यह सक्षम लोगों के लिए एक लोन है, कम सक्षम लोगों के लिए एक सब्सिडी है, और जो पूरी तरह से अक्षम है उनके लिए एक फ्रीबी है। और अगर कोई नागरिक जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है या पेमेंट छुपाता है तो सरकार उस एसेट को रिक्लेम करके उसे लोअर कॉस्ट फैसिलिटी में शिफ्ट कर सकती है। यानी फ्यूचर कैश बिना किसी तानाशाही या जबरदस्ती के लाइबिलिटी को एक प्रोडक्टिव नेशनल एसेट में बदलने का सबसे अचूक साधन है। इस ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल के वो 4 पिलर्स कौन से हैं जो पूरी दुनिया की गरीबी का पक्का इलाज हैं? पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सरकार बिना कोई नया नोट छापे देश के हर नागरिक की कार्यक्षमता, कैपेबिलिटी के आधार पर उसे सीधे स्ट्रेटेजिक एसेट्स अलॉट कर सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, कहां से आएगा पैसा बिना देश को कर्ज में डुबाए इन आधुनिक शहरों, फैक्ट्री और कमर्शियल हब्स को बनाने का? आज हम खोलेंगे इतिहास का वो पन्ना जिसे कहते हैं द 4 स्ट्रेटेजिक केपेक्स शिफ्ट्स। यानी सीधा गणित समझिए, न देश का पैसा बर्बाद होगा, न सरकार को एक भी नया रुपया छापना पड़ेगा, और फिर भी हमारी इस मंदी की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। वह कैसे संभव है, आगे देखिए।
पिलर्स को समझने से पहले आपको फ्यूचर कैश के दो बुनियादी आर्थिक सिद्धांतों को समझना होगा। पहला, इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं बल्कि लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मैक्सिमम यूटिलिटी जनरेट करना है। और दूसरा, एक ऐसा एसेट या इन्वेस्टमेंट एक्वायर करना जो प्रेडिक्टिवली भविष्य में आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू और यूटिलिटीज प्रोड्यूस कर सके। जब सुदूर इलाकों के लोग स्वेच्छा से अर्बन क्लस्टर्स में शिफ्ट होते हैं तो सरकार का मेंटेनेंस और नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का खर्च 80% तक घट जाता है। यह खर्च सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव खानापूर्ति है जो कभी कोई रिटर्न नहीं देता। फ्यूचर कैश इस वेस्टफुल मेंटेनेंस बजट को हमेशा के लिए रोक देता है और यही बची हुई भारी पूंजी सीधे तौर पर नए मॉडर्न अर्बन एसेट्स बनाने का कोर रिसोर्स बन जाती है। यानी बिना नया नोट छापे पुराना वेस्ट मनी कैपिटल में बदल जाता है। दूसरा पिलर, एग्रीकल्चरल शिफ्ट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा। हमारे खेतों में जहां सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है वहां पूरा परिवार काम कर रहा है। इसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। यह लेबर पूरी तरह से अनप्रोडक्टिव है। फ्यूचर कैश इस एक्स्ट्रा लेबर फोर्स को खेतों से निकालकर सीधे मैन्युफैक्चरिंग हब्स और डिजिटल सर्विस सेक्टर्स में इंजेक्ट करता है। जब खेतों पर बोझ कम होता है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और देश को एक नया एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स मिल जाता है। तीसरा पिलर, डोमेस्टिक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। विकासशील देश अपनी जरूरत की बुनियादी चीजें जैसे टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, जिससे देश का बहुमूल्य फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार बाहर बहता रहता है। फ्यूचर कैश इस पूरी चेन को रिवर्स करने की ताकत रखता है। कैसे? क्योंकि सरकार फ्यूचर कैश के तहत जो फैक्ट्रियां और दुकानें अलॉट करेगी उनमें सिर्फ वही चीजें बनेंगी जो देश फिलहाल बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। यानी हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे, हम एक ऐसा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस खड़ा कर रहे हैं जो देश के इंपोर्ट बिल को जीरो की तरफ ले जाता है। आखिरी पिलर, लेबर इंटेंसिव हाई वैल्यू एडिशन। कच्चे माल को सस्ते में बेच देना और फिनिश्ड गुड्स को महंगे में खरीदना, यही एक गरीब देश की सबसे बड़ी निशानी है। जब तक आप अपने रिसोर्सेज में वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, आपका लेबर हमेशा अंडरपड रहेगा। यह मॉडल देश के करोड़ों अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड युवाओं को ऐसे रेडीमेड वर्क स्टेशंस और टूल्स देता है जहां वो सीधे ग्लोबल स्टैंडर्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना सकें। जब ये चारों पिलर्स एक साथ काम करते हैं तो इकोनॉमी में एक जादुई बदलाव होता है। वो पैसा जो पहले सब्सिडी और मुफ्त की रेवड़ियों में उड़ जाता था, अब परमानेंट प्रोडक्टिव एसेट्स में बदल चुका है। यह कोई यूरोपियन थ्योरी नहीं है। इतिहास गवाह है कि आज के जितने भी विकसित देश हैं, उन्होंने अपनी शुरुआती जर्नी में ठीक इसी तरह रूल्स को तोड़ा था। उन्होंने अपनी जनता को सिर्फ लायबिलिटी नहीं माना, बल्कि सरकार ने खुद आगे बढ़कर एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तैयार किया जहां हर हाथ एक प्रोडक्टिव एसेट बन सके। यानी जब देश अपनी फिजूल खर्ची और पुरानी सब्सिडीज को रोककर सारा पैसा इस सोलर लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में शिफ्ट करता है तो हर एक रुपया एक कन्वर्टेबल एसेट बन जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस पूरे सिस्टम को जमीन पर उतारने के लिए देश की ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बदलाव करने होंगे और कैसे फ्यूचर कैश आपकी जेब की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर को हमेशा के लिए बदल देगा, इसे हम समझेंगे इसके आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग पार्ट 3 में। लेकिन क्या यह पूरा सिस्टम वाकई इतना परफेक्ट है या इसके पीछे कुछ ऐसे बड़े हिडन रिस्क और फाइनेंशियल डेंजर्स भी हैं जो पूरी इकोनॉमी को क्रैश सकते हैं? चलिए देखते हैं इस सिक्के का दूसरा पहलू। पिछले 2 पार्ट्स में हमने समझा कि फ्यूचर कैश क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दैट को एम्प्लॉयमेंट और मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड की गारंटी देता है। लेकिन थ्योरी को जमीन पर उतारने के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी इस सिस्टम को असलियत में कैसे लागू करेगी? आइए समझते हैं पार्ट 3। फ्यूचर कैश को जमीन पर उतारने की असली जिम्मेदारी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी की है। प्रशासन को अपनी सोच लोक कल्याणकारी से हटाकर यूज एंड पे इकोनॉमी की तरफ मोड़नी होगी। पहला बड़ा प्रशासनिक कदम, अव्यवहारिक और दुर्गम इलाकों से नागरिकों को स्थायी रूप से अर्बन एरिया में रीलोकेट करना। इससे प्रशासन का वो भारी भरकम कैपिटल एक्सपेंडिचर बचेगा जो दूर दराज के इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में बर्बाद होता है। दूसरा कदम, शहरों के ओवरक्राउडेड कमर्शियल एरिया को चिन्हित करके उन्हें नए स्ट्रेटेजिक कमर्शियल जोन्स में शिफ्ट करना। तीसरा कदम, अनवायबल सेक्टर्स जैसे खेती पर निर्भर एक्स्ट्रा आबादी को निकालकर नए उभरते हुए सेक्टर्स में लगाना। प्रशासन को उन सेक्टर्स को बढ़ावा देना होगा जहां देश इंपोर्ट पर निर्भर है, ताकि फॉरेन एक्सचेंज बचे और घरेलू रोजगार पैदा हो। लेकिन साहब मेरी फाइल तो पूरी है। नहीं, इसमें कमी है, रिजेक्ट। क्या कमी है? मैं गरीब हूँ। लेकिन इस प्रशासनिक मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती है ब्यूरोक्रेसी का पक्षपातपूर्ण या गलत मूल्यांकन। इसको रोकने के लिए प्रशासन को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और डेटा ड्रिवन असेसमेंट एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना होगा। नागरिकों को केवल एसेट देना काफी नहीं है, उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन और सपोर्ट देना होगा। हाँ बिल्कुल सही।
खजाने को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को वित्तीय संस्थानों के साथ रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म भी लागू करना चाहिए। फ्यूचर कैश देश में हाथों के रोटेशन को व्यवस्थित करने का प्रशासनिक फॉर्मूला है। क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी इसके लिए तैयार है? कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें।